अस्सलाम वालेकुम। आज रुपया इंटरबैंक में 200 रुपये पे बंद हुआ और 200 रुपये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्हिसार इंपोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे रुपये की कदर घटती है, हर चीज़ की कीमत पाकिस्तान में बढ़ जाती है। हम कई दिनों से बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है, लेकिन वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी कन्वर्जन रेट अगर आज से 4 हफ्ते पहले 189 पे PTI ने हुकूमत छोड़ी थी, तो आज 200 रुपये, इसका मतलब है उसमें 11 रुपये मज़ीद इजाफा हो चुका है। तो जो गैप है, जो 150 रुपये पे हम बेच रहे हैं और जिस पे होना चाहिए, वो अगर पहले 200 था तो अब वो 215 या 20 पे जा चुका होगा। ये वो सूरत हाल है जिसमें फ़ैसला करना है शहबाज शरीफ को, और फ़ौरन फ़ैसला करना है कि हमें सिचुएशन कैसे दुरुस्त करनी है, कौन से ऐसे इक़्तिसादी फ़ैसले हैं जिनको लेकर हमारा IMF का प्रोग्राम रिस्टोर होगा, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको साथ लेकर हम चलेंगे तो बायलैटरल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, चीन है या UAE, उससे मदद मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जो सीनियर लीडरशिप है, उनसे आप बैकग्राउंड इंटरेक्शन करें तो बड़े वाज़े अंदाज में कहते हैं कि हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए, वैसी ही मदद चाहिए जैसी उन्होंने इमरान खान के लिए मदद की थी। और सऊदी अरब गए थे आर्मी चीफ, UAE गए थे और चाइना गए थे और कतर गए थे, और वहाँ से $10 अरब का इमदादी पैकेज मिला था। हमारे साथ भी वो चलेंगे तो फिर हम ये मुश्किल फ़ैसले ले लेंगे, और अगर वो साथ चलेंगे तो फिर हम साल सवा साल, ये हुकूमत जो बाकी का मुद्दत है, वो तमाम मुश्किल फ़ैसले आज लेंगे और साल सवा साल फिर हुकूमत करेंगे। ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है जिसके ऊपर PMLN की हुकूमत खड़ी है। आज उन्होंने पहला फ़ैसला लिया है इंपोर्ट्स को कंटेन करने के हवाले से, दुरुस्त फ़ैसला, जो भी इम्पैक्ट होगा। $6 अरब की उन्होंने सालाना बुनियादों पर तवक्को रखी है कि इससे ज़र मुबादला की बचत होगी। $6 अरब बहुत बड़ी रकम नहीं है। $76 अरब पे पाकिस्तान की दरामदात पहुँच चुकी हैं। अंदाज़ा करें, एक गरीब मुल्क जिसके पास $10 अरब के रिजर्व हैं स्टेट बैंक के पास, वो भी अपने नहीं है, उधार के मांगे हुए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो $76 बिलियन की इंपोर्ट्स कर रहे हैं। हम तो याशी कर रहे हैं, जिसमें अगर $17-18 अरब का आपका तेल आ रहा है जो आपको मंगवाना ही मंगवाना है, तो बाकी चीज़ें क्या उनके ऊपर हम नज़र डाल सकते हैं कि रॉ मटेरियल भी चाहिए, इंडस्ट्री चलानी है, फूड आइटम की शॉर्टेजेस हो गई थी, वो भी मंगवानी पड़ेगी, स्मगलिंग तो रोक सकते हैं। उस पर तो हमारी एक हुकूमत का बहुत बड़ा सेटअप है, उस पर काम हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन अभी बरकरार है। मैं उसकी तरफ प्रोग्राम के आगाज़ में उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस नुक्ते के ऊपर। ISPR से हमने रब्ता कायम किया और मैं उसको ISPR को कोट कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब का एक बयान सामने आया। शेख रशीद साहब ने कहा आज से 2 रोज़ पहले कि 48 घंटों में हुकूमत का चल चलाओ। उसके बाद तो लगता यह था कि बस हुकूमत आज गई कल गई, क्योंकि अगर आप तासुर ये देने की कोशिश करें कि आप पिंडी में किसी का इंटरव्यू हो गया, हफीज़ शेख आ गया, उसका एक केस चल रहा था नैब में और उसका इंटरव्यू हो गया और वो अगला वज़ीर-ए-आज़म आई खड़ा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उससे ये तासुर मिलता है कि 4 हफ्तों में तो शहबाज शरीफ से फैसला लिया नहीं गया। हफीज़ शेख पाकिस्तान वापस पहुँच गया, उसकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है। तो सचमुच वो पिंडी वाली पार्टी है। हफीज़ शेख साहब का भी दावा यह है कि वो पिंडी वाली पार्टी है। तो कोई बात सच्ची ना हो कि वाकई केयर टेकर वाले आने ही वाले ना हो। तो ISPR कह रहा है कि हमने ना किसी का इंटरव्यू किया, ना हफीज़ शेख से रब्ता कायम किया, और ना ये हमारा काम है कि हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो आईनी कानूनी तरीका है उसी तरीके से होगा। अब बहुत ही मुश्किल सवाल है मेरे सामने, मैं इस चीज़ को कैसे बयान करूं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हम शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू कर रहे थे और ऑन रिकॉर्ड वो इसी प्रोग्राम के अंदर मेरे बैठे हुए कह के गए थे कि हमें फ़ौज की मदद दरकार है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैठकर फैसले लेने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी बुलाएं, प्रेसिडेंट को भी बुलाएं और बताएं, सामने रखें कि ये इकनॉमिक रियलिटी है। $10 अरब के हमारे पास रिजर्व पड़े हैं और वो भी अपने नहीं है, किसी के दोहारे के मांगे हुए हैं, और मुल्क को आगे चलाना है तो ये फैसले करने पड़ेंगे और आज फैसले करने पड़ेंगे। ये बात दुरुस्त है कि फ़ैसले आज ही लेने पड़ेंगे। आप टालेंगे तो हम उस और गहरी खाई में गिर जाएंगे जैसे PTI वाले गिरे थे। पहले 8 माह उन्होंने फैसला नहीं था लिया कि क्या करना है, और 8 माह के बाद हमने वो प्रोग्राम माना जो हमने तारीख में कभी IMF के साथ ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, वो प्रोग्राम माना। उससे नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान का रुपया जो उन्हें 123 पे मिला था, 116 पे नून लीग ने छोड़ा था, 123 पे केयर टेकर्स लेकर गए थे और 189 पे PTI छोड़ के गई है। और इसी अरसे में अगर उनको एक स्ट्रॉन्ग जो इंसेंटिव मिला है पाकिस्तानी बरामदात को एक्स्ट्रा वैल्यूज़ की वजह से, वैल्यूज़ पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट्स की तेल की कीमत बढ़ गई है, 50 से बजाय $100 फ़ी बैरल या $120 फ़ी बैरल पे पाकिस्तान में आ रहा है तेल। इसी तरीके से पाकिस्तान से जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। हम बाहर से अगर खुर्दनी तेल, खाने का तेल मंगवा रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की भी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। अगर वो वाला हिस्सा निकाल दें
तो जो एक्चुअल क्वांटिटेटिव ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जो होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि रुपया हमारा 104 डॉलर पे तंकीद थी, 104 पे छोड़ के गया, वो अब 200 रुपये पे है, तो वो तो डबल हो जानी चाहिए थी। रुपये को आपने 50% नीचे ले गए, तो कीमतों 1 रुपये की एक चीज़ बेच रहे थे, आपने 50 पैसे कर दी, तो एटलीस्ट क्वांटिटीज़ तो 2 बिकनी चाहिए। अगर क्वांटिटी मैं 1 बेच रहा हूँ तो फिर तो खसारे का सौदा है, तो ये खसारे का सौदा है। अभी हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है जो खुशाइंद है, लेकिन क्वांटिटीज़ में इजाफा उस कदर नहीं है जितना होना चाहिए था। अब फ़ौज जो है उसने पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में, जिसको इमरान खान ने जलसे जुलूसों में बहुत उसको लताड़ा भी, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल, अल्लाह मियाँ ने किसी को न्यूट्रल होने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि इमरान खान का फ़लसफ़ा यह है कि अगर अल्लाह मियाँ ने सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने की इजाज़त दी है, उसके अलावा अगर वो कोई कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ तो वो दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। फ़ौज का काम, इंस्टीट्यूशनल रोल ये है कि आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत के साथ चले, आइन तोड़ कर हुकूमत के साथ, या आइन तोड़ कर हुकूमत गिराना या आइन तोड़ कर हुकूमत बनाना, ये फ़ौज का काम नहीं है। उसको इस काम से दूर रहना चाहिए, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हम कायम हैं, अल्लाह करे मैं तो दुआ गो उनके लिए कि उस पर वो कायम रहें। उनको सियासत में जब वो आते हैं पाकिस्तान का भी नुकसान होता है और फ़ौज एज़ इदारा भी उस खसारे के सौदे में रहती है। फ़ौज पे हमेशा उस वक्त सेम पेज की उंगलियां उठती हैं जब वो किसी ऐसे तरीक़ाकार से हट के IGI बनवाई गई थी, तो IGI बनवाना उस वक्त मैंडेट नहीं था या कभी भी मैंडेट नहीं हो सकता फ़ौजी इदारे का। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई सालों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदद हासिल रही, मेरा ख्याल यही है कि वो IGI का ही फार्मूला था, जिसमें नवाज़ शरीफ को उस वक्त इक़्तिदार दिया गया था, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखना मकसद था। इस दफ़ा सिर्फ फार्मूला ये चेंज हुआ है कि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ को नून लीग को इक़्तिदार से दूर रखना मकसद था। उस वजह से इमरान खान को कम व बेश वैसी ही सपोर्ट मिली जैसी IGI के क़याम के वक्त नवाज़ शरीफ को मिली थी। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं उनसे करवा देता हूँ। हमारे साथ होंगे फैसल सब्ज़वारी साहब हैं MQM से, इसके अलावा वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद करूँगा। फैसल सब्ज़वारी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, इत्तेहादियों के इजलास में क्या कोई हतमी फ़ैसला हो गया कि हमें ये मुश्किल फ़ैसले आज कर लें और फिर अगले 14-15 इसके ऊपर बिल्ड करके पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त रास्ते पर लेकर आएँ, फिर इलेक्शन में जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मेरे ख्याल में बिल्कुल इत्तेहादी जमातों के जो बड़ों की बैठक हुई थी, कई घंटों पर हुई, उसमें यही राय बनी। और ये राय इसलिए नहीं बनी कि हमें शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम रहने का शौक है अगस्त 2030 तक, या हमें वज़रा रहने का शौक है, बल्कि इसलिए कि आज जिस तरह आपने बताया कि डॉलर उस वक्त भी, परसों भी 200 के करीब पहुंच रहा था, कि पहुंच चुका है और मजीद ये आगे बढ़ेगा अगर आपने मुआशी तौर पर सख्त ही नहीं दुरुस्त फैसले नहीं किए कर। और वो दुरुस्त फैसले जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए ताकि आप उन पर अमल दरामद करवाएं। और अदम इस्तेहकाम की जो एक हमारे हवाले से परसेप्शन है दुनिया भर में, जो आलमी इदारे हैं, लैंडर्स हैं, जिनका हमने कर्जे जिनसे लेने भी हैं और जिनके कर्जे वापस भी करने हैं, तो वहां पर हमारे हवाले से कोई अदम इस्तेहकाम की सोच न जन्म दे। तो इसलिए इसकी कंटिन्यूटी जरूरी है। ये बिल्कुल फैसला कर लिया गया था, लेकिन साथ ही साथ उसको क्वालिफाई किया हुकूमत के बाज बड़ों ने, और उनका ये कहना था कि मकसद, उसकी वजह ये थी जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, कि मईशत पाकिस्तान की रियासत के इस्तेहकाम के लिए अहम तरीन है। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी इमरान खान साहब के ज़माने में आई है, उसमें भी ये लिखा है कि माशी तौर पर अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो फिर हमारी खुद मुख्तारी चल जाएगी कि आप उस पर कुछ सवाल उठा सकते हैं। तो इसलिए जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अफवाज पाकिस्तान के सारे बड़े भी आते हैं और सब आए। आपके प्रोग्राम में कल शाहिद खान साहब ने जो फरमाया, यही सारी की सारी गुफ्तगू हुई थी और हम इसके ऊपर बिल्कुल कायल हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा उस नशिस्त में भी कि बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी सियासत बचाने के बजाय रियासत बचाने को फौकियत देते हैं, और आज ऐसा ही मौका है। हो सकता है कि आज के गैर मकबूल लेकिन दुरुस्त फैसले से किसी की नशिस्तें कम या ज्यादा हो जाएं, लेकिन हम इस फैसल साहब, इसका मतलब है कि जो आपकी इत्तेहादी जमातों के बड़े थे उनका फैसला ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स सपोर्ट करें इस प्रोसेस को और शहबाज शरीफ वो फैसला लें, वो कड़वा घूंट बनें जिसमें
मुश्किल फ़ैसले या वो शराइत हमें तस्लीम करनी है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में डॉलर्स का इनफ्लो भी शुरू हो जाए, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी पैसे आ जाए और इकॉनमी हमारी चल पड़े, रुपए से दबाव हट जाए। तो तमाम स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट आप चाहते हैं? सपोर्ट का लफ्ज तो वहां नहीं इस्तेमाल हुआ नदीम भाई, लेकिन ये जरूर हुआ कि ये खदशा तो बहरहाल मौजूद है ना, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाज हमारे तजजियाकार, बाज हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इमरान खान साहब की जमात के लोग जिस हिसाब से उन्होंने फौज पर लफ्जी गोलाबारी की हुई है, शीरीन वजारी साहिबा से लेकर सदर मुमलकत के साहबजादे तक जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बहरहाल जहन में ये तो आता है ना कि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ मौजूद है। तो हाँ, ये सेंस जरूर था कि ये ना हो कि आज हम वो मुश्किल फैसले करें जो पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि अगले 1-2 महीने में तो वो मुश्किलात जारी रहेंगी, रफ्ता रफ्ता उसमें बेहतरी आएगी। 1 साल के अरसे में हम अपनी गवर्नेंस से लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई हमारे पैरों तले से कालीन ना निकाल ले महज 2 महीनों के बाद। तो ये क्लैरिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो फैसल सब्जवारी साहब ने दी कि आज हम मुश्किल फैसले ले लें तो हमारे पैरों के नीचे से कोई ज़मीन ना खींच ले 2 महीने के अंदर अंदर। मैं आप साथ ही रहें, पहले मैं आप सबको मेहमानों को कल शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सुनवाना चाहूँगा, फिर कायरा साहब से भी इस पर जवाब लेंगे और वली साहब से भी सुनवाइएगा। साहब ने कहा क्या था? जिसे हम फौज की सपोर्ट कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कहते हैं। आपको सपोर्ट वो चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के टेबल पर है, जो मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात पर है, जो मुल्क की मईशत के लिए है। फ़ौज ने 40 साल हुकूमत भी की है, फ़ौज के असरात भी मुल्क की सियासत पर भी हैं, दूसरे मुल्क के ताल्लुकात उन पर भी हैं। आपको उन ताल्लुकात को, इन सब चीज़ों को मुल्क के लिए इस्तेमाल करना है। आज 2 टेबल नहीं है, आज हम सब एक साइड पर हैं। हम सब ने मिलकर अपने जो भी असरात हैं, रिसोर्सेज हैं, इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं आपको हकीकत से बता दूँ, जितना बड़ा क्राइसिस शायद आज पाकिस्तान को की इकॉनमी फेस कर रही है, इसका पाकिस्तान की तारीख में कोई आसानी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट बहुत ही वाज़ेह है कि वो तमाम फैसले हमें करने हैं। इकॉनमी को बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद दरकार है, जिसमें वो फ़ौज को भी शामिल कर रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, आपसे इसकी वजाहत चाहूँगा इस बयान की, क्योंकि फ़ौज सियासी रोल में नहीं हो सकती। फ़ौज एक हुकूमती इदारे के तौर पर उसका काम है कि पाकिस्तान के साथ चले, जो भी काम हुकूमत को आइन और कानून के अंदर रहते हुए फ़ौज से लेना वो ले सकते हैं। आप किस किस्म का रोल तो रख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली गुजारिश तो यह है, ठीक कहा फैसल साहब ने, और हुकूमती इत्तेहाद का इस वक्त यही बिल्कुल कैफियत है। हम गवर्नमेंट हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हम गवर्नमेंट है, हम सारे मिल के हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब इसलिए लीड कर रहे हैं कि उनकी जमात के वोट ज्यादा है, मेरी जमात के ज्यादा होते तो मेरी जमात लीड कर रही होती, फैसल साहब के होते तो ये कर रहे होते। लेकिन मेरी जो क़यादत वहां बैठी है, फैसल साहब जैसे सीनियर लोग और इनके साथी अमीनुल हक साहब या बाकी जमातों की क़यादत भी, वो इस कैबिनेट के अंदर बैठ के सारे फैसले कर, पार्लियामान में बैठ के फैसले कर रही है, और फिर बड़े जो हमारी लीडरशिप है वो भी इकट्ठे होके फैसले करते हैं। तो उसकी जो ओनरशिप है वो तो वाइडर है, सबके ऊपर है, कोई उसमें हेजिटेशन नहीं। यकीनन फौज से हमें जो तवक्को है वो यही है जो हम हिस्टोरिकली फौज से तवक्को करते रहे या डिमांड करते रहे, कि फौज को सियासी मामला में बदाखलत नहीं करनी चाहिए और अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। जहां हुकूमत की आइन और कानून के मुताबिक सपोर्ट है वो उन्होंने फराहम करनी है। अदरवाइज ना वो हुकूमत के साथ चले ना वो अपोजिशन के साथ चले, उनका अपना रोल होना चाहिए। ये हमारी हिस्टोरिकल पोजीशन रही, आज भी वही है। जहां तक इस वक्त क्राइसिस का ताल्लुक है, यकीनन बहुत बड़ा है। इस क्राइसिस में मुश्किल फैसले करने हैं। इन मुश्किल फैसलों में अमर माने क्या है? कुछ चीजें हैं जो रुकावट का बायस है। फैसले बड़े क्या है मलिक साहब? खुली बात है, यानी इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, गैस की कीमतें बढ़ानी है, यूटिलिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उसके रेट इसलिए कि आदमी मंडी में ज्यादा है, लोकल मंडी में कम है। खान साहब जो उनको वक्त के साथ साथ रेट बढ़ाने थे, ग्रेजुअल पास ऑन होना था, वो भी नहीं किया, और जाते हुए वो जो एक डेंट डाल गए, 10 रुपए और छोड़ गए। ठीक है, उन्होंने आइंदा हुकूमत के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अब उसको मुल्क को उसमें फेंक दिया है। ये अलग बात कि लोग इस तरफ जरा आज कम देखते हैं, लेकिन हकायक तो यही है।
अब देखना ये है कायरा साहब, क्या चीज़ है जो आपको ये फैसला करने से रोक रही है? आपने कहा ना कुछ चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं? आप वजाहत फरमाएं उसकी। फैसला करने से जो चीज रोक रही है नदीम साहब, रोक नहीं रही है, फैसला करने वाले हैं और करेंगे। आपने ऑप्शंस के ऊपर मैक्सिमम एक्सरसाइज कर लेनी है कि इसके लिए एडिशनल रिसोर्स चाहिए। अगर आपने ये अमल जारी रखना है यूटिलिटीज का या फैसिलिटीज का या सब्सिडीज का, तो आपने कुछ ना कुछ एडिशनल रिसोर्स पैदा करने हैं। वो कहां से हो सकते हैं? कुछ अखराजात कर्टेल करके आपने पैसा जनरेट कर लेना है, वो कहां से हो सकते हैं? क्योंकि पहले जो कहा गया वो सब गलत बात थी। अब दूसरा काम, कुछ चीजें आपने लोगों पे पास ऑन भी करनी है। ये जो कहा जा रहा है ना जी कि पास ऑन इसलिए नहीं हो रहा, फैसले इसलिए नहीं हो रहे कि इसका अवाम में गमो गुस्सा आएगा, महंगाई बढ़ेगी, यकीनन आएगा। और कोई हुकूमत यकीनन सोचती है कि फौरी तौर पे अगर हम ये करते हैं, आजकल एक बहस ये भी है कि जी एक बड़ा दबाव ये है कि जुलाई में इलेक्शन करा दो। आज तो आप फैसले करो, मुश्किल फैसले करो, अवाम नाराज हो जाए और उसके बाद आप जुलाई में इलेक्शन करा दो। तो मैंने पूछा भाई ये कौन सा अकली दलील है? कौन सी जमात करेगी जो अपने डेथ वारंट पे साइन करेगी? हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले हैं, करने हैं, करेंगे, और हमें मुल्क बचाने के लिए फैसले करने हैं। सियासी नुकसान करना है तो हो जाएगा, खैर है, वो रिकवर हो जाएगा। खान साहब अपना सियासी नुकसान नहीं करना चाहते थे, वो मुल्क का नुकसान कर गए और आइंदा भी करना चाह रहे हैं। आज भी सदर का ऑफिस हो, गवर्नर का ऑफिस हो, स्पीकर के ऑफिस हो, अगर कायरा साहब आप लेकिन अगला सेंटेंस बोलने से रुक जाते हैं। ये सारी बातें हो गई, लेकिन अगला फैसला करने से क्या चीज अभी भी मान्य है आपके लिए? आप कोई एश्योरेंस चाहते हैं? जो दो स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाए हैं, उन दोनों में एक कंडीशन है, एक क्वालिफाई किया उस स्टेटमेंट को कि 2 महीने बाद हमारी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। आपके ज़हन में भी वही नुक्ता है? मैंने तो गुजारिश कर दी कि नुक्ता बड़ा सिंपल है। हमें उस नुक्ते के ऊपर तो मेरे दोस्तों ने जो राय दी वो उनकी अपनी राय है ही, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने अल्टरनेटिव देखने हैं कि हमारे पास कितनी कितनी जगहों से बचत करके हम ये फैसिलिटी जारी रख सकते हैं ताकि अवाम पे बोझ कम आए और कुछ बोझ अवाम पे ट्रांसफर भी होगा। वलीद साहब से पूछते हैं। वलीद इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं? मैं तो इनका ऊपर तनकीद करता हूं इसलिए कि इन्होंने कहा था कि पीटीआई की हुकूमत ये फैसले लेने के काबिल नहीं है, इनमें अहलियत नहीं है। हम आएंगे तो हम फैसले लेंगे और इकॉनमी को डूबने से बचाएंगे, लेकिन 4 हफ्ते गुजर गए और एक फैसला भी नहीं लिया। तो मैं तो इनके ऊपर तनकीद करता हूँ कि कमजोरी दिखा रहे हैं। वलीद साहब। जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब, बिलाखिर मेरी बारी आई। और सबसे पहले मैं एक एतराज़ अपना, आप एहतजाज समझ लें, मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा तय है हर चैनल से और आपके प्रोग्राम से भी कि एक हमारी तरफ से अगर मैं हूँ तो फिर दूसरी तरफ से हुकूमत की, जिसको मैं नहीं कह रहा, ये कॉलम में लिख रहे हैं तजिया निगार, इस भानुमती के कुंबे से एक नुमाइंदा होगा। आपने 2 नुमाइंदे बुलाए हुए हैं। नदीम मलिक साहब, मेरी आपसे ये ज़ाती एक दोस्ती जो हो गई है इंसानों में, और आपका जो लिहाज है, नहीं तो मैं बॉयकॉट करके चला जाता इस प्रोग्राम को। अगर वलीद साहब ने करनी है तो इनको मुबारक हो, आप इनको प्रोग्राम में बिठाइए। ये बायाती मैं तो नहीं कर सकता, मैं इसके इस तरह के बॉयकॉट कर दें। अच्छा जी, ये भानुमती का कुंभा मैं क्रेडिट देता हूँ, थैंक यू जी, अच्छा है। ये नुसरत जावेद साहब से बदला ले लें इसका, क्योंकि वो हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन सफ़ा 2 पे नवाए वक्त के ये कॉलम में इनको भानुमती का कुंभा कहते हैं। और मैंने उनसे पूछ के 2-3 दफ़ा और भी, उन्होंने ये भी कहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब जिनको, लेकिन आप अपनी मुनासिब अल्फाज में भी तो इनको ये बात कह सकते हैं। यही इत्तेहादी जमातें कल तक आपके साथ भी थी, एमक्यूएम आपके साथ भी थी। आप आज उसको भानुमति का कुंभा बना दिया, दोनों तक आपकी कंफर्ट ठीक थी। तो ये अल्फाज आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं आपके लिहाज में मैं कह रहा हूँ, नुसरत जावेद साहब ने ये भी कहा कि ये शहबाज शरीफ जिसको स्पीड से, मैं किसी ने क्या कहा, आप तो मेरे प्रोग्राम में बैठे ना, अब वो फैसल सब्जवारी साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी आपके इस जुमले के ऊपर, तो मेरा ख्याल में इस जुमले से हम बच नहीं सकते। ड्रॉप कर दिया लाइन, अच्छा किया। तो चले जी, लेकिन इनके कहते हैं ये स्पीड वाले बंदे के रिंग पिस्टन को जंग लग गया है जब से ये हुकूमत में आ गए हैं। नहीं जी, ये अखबारों में आ रही है बातें, मैं क्यों ना करूं? ये अखबारों में रोज लोग पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आवामी पार्टी आपके साथ थी तो ठीक थी, एमक्यूएम आपके साथ थी तो ठीक थी, लेकिन आप चले तो ये तो ठीक नहीं है। ये बेसिकली यही माइंडसेट है ना कि आप हुकूमत में हो तो सब ठीक है, नहीं तो नहीं। ये सारा नहीं, ये भी अखबारों में शाया हुआ है, ये भी सुन लीजिए प्लीज जी। शेख रशीद साहब ने कहा है, वो एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने कहा है कि बाप पार्टी का बाप कौन है ये सबको पता है, और एमक्यूएम कैसे गई ये सब जानते हैं। आपको भी पता होगा सर,
आपकी हुकूमत कैसे बनी थी ये भी आपको पता होगा। ये शेख साहब से ये भी पूछ लीजिएगा, शेख साहब को पता होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। ये भी अखबारों में आया है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ये कह रहा हूँ कि मियां अखबारों में नहीं, लेकिन सर आपको ऑन एयर बाकी जमातों के ऊपर आप वो लहजा इख्तियार करें जो वो मेरे प्रोग्राम में मेहमान बैठे हैं, उनकी तस्दीक तो ना हो, आप ऐसे लहजा नहीं इख्तियार कर सकते। आई एम सॉरी। आप उनको कह रहे हैं कि बाप पार्टी का बाप कौन है, वो पूछेंगे कल पीटीआई कैसे बनी थी बताएं, तो फिर आप बताएंगे, जवाब देंगे? नहीं, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। मलिक साहब, 1996 में कहाँ से बनी थी और किसको और आप अच्छा जी, मैं एक और अर्ज कर दूं, ये अल्फाज ये भी बड़े अच्छे अल्फाज हैं, क्योंकि ये भी बड़े अच्छे अल्फाज हैं कि मियां नवाज शरीफ से जब मिलने गए उनके छोटे भाई, तो उन्होंने कहा कि ये 2 टकियां के नौकरी से अपनी जान छुड़ा लो। चले, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। दीगर मेहमान जो कहते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा बहरान है जिसका सामना है इस मुल्क को। सब्ज़वारी साहब ने कहा बड़ी गड़बड़ है जी। क्या औल थे जी कि हमें सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहिए। मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ, अगर ये कार्रवाई ना हुई होती जो कि अप्रैल में 10 तारीख को हुई, और ये सारी अदम एतमाद जो कि रातों रात एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में मसनूई तरीके से और गैर फितरी तरीके से कन्वर्ट किया गया, तो ये बहरान आज ना होता। हमारे पास प्लान मौजूद था। ये जो कह रहे हैं ना टोए में फेंक के चले गए हैं, कि 13 तारीख को अप्रैल की जब हम हुकूमत में नहीं थे, शौकत तरीन साहब ने पूरी तफसील से बताया था कि जो हमने सब्सिडी दी है अप अंटिल द बजट, उसमें जो रिडक्शन इन पीएसडीपी है 140 बिलियन रुपए हम वहां से ला रहे थे। जो डिविडेंड्स थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के 120 अरब रुपए इस सब्सिडी के उससे ला रहे थे, और जो 140 अरब रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन पीएसडीपी हम डेवलपमेंटल में कट डाल के ये सब्सिडी दे रहे थे। और उसके साथ जो सर कहीं से अगर फंडेड होता तो आईएमएफ का प्रोग्राम बंद ना होता, प्रोग्राम चल रहा होता। प्रोग्राम इसलिए बंद हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अनफंडेड सब्सिडी है, अनफंडेड सब्सिडी की वजह से प्रोग्राम उन्होंने बंद किया था। देख लेने की हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, एक तासुर जो था वो हुकूमत के बड़ी सरकर्दा शख्सियात से ये मिलता है कि कहीं ना कहीं ये दबाव मौजूद था कि 4-6 हफ्ते में केयर टेकर सेटअप बनाने के लिए दबाव आएगा, इसलिए हुकूमत गुरेज कर रही है कि ये फ़ैसले ना करें, क्योंकि ये फ़ैसले लेके हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने की कोई बात कर रहा है, कहाँ ये बात हो रही है? क्या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास ऑन हुआ, या आपने इसकी वजाहत चाहिए? नदीम साहब, एक तो आवाज आपकी जरा मध्यम है, मुझे समझ पूरी नहीं आ सकी। जहां तक ताल्लुक यह है कि कुछ अफवाहें हैं मार्केट में, उनमें कोई सदाकत नहीं है। अफवाहों के ऊपर कोई सवाल भी नहीं होने चाहिए और उस पर कोई कमेंट भी नहीं, क्योंकि गलत अफवाहें जो होती हैं वो अल्टीमेटली कंफ्यूजन क्रिएट करती है और ज्यादा क्यास क्रिएट करती है। अगर कोई खबर हो तो उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। आपने कहा अफवाहें हैं, इन अफवाहों का नतीजा हम देखते हैं रुपए के ऊपर जो इस वक्त रन है बाकायदा, वो इस सियासी बेयकीनी की वजह से। इकनॉमिक फंडामेंटल्स भी हैं, रिजर्व्स आपके पास नहीं है, लेकिन सियासी बेयकीनी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपने इस जो अफवाह थी या जो भी दबाव था उसकी वजाहत कहीं से चाहिए, कहीं डिस्कस किया कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल है जिसको अभी फैसल साहब ने कहा कि 2 माह बाद हमारे पाँव के नीचे से कोई ज़मीन नहीं खींचेगा, इसकी वजाहत चाहिए कहीं से आपने? देखिए, मैं एक तो गुजारिश करूं कि जो इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है ना मलिक साहब, मेरी दानिश में, हो सकता है मैं दुरुस्त ना हूं, लेकिन मेरी दानिश में उसकी वजह बुनियादी तौर पे यह है कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ने, सदर पाकिस्तान ने, उन्होंने हुकूमत की अपोजिशन शुरू कर दिया, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। जो स्पीकर्स ने पंजाब असम्बली और यहाँ के स्पीकर कौमी असम्बली ने जो रवैया अख्तियार किया, जो इस वक्त गवर्नर की और जो पंजाब के गवर्नर की जो सूरत हाल थी और सदर साहब वो लेके बैठे हुए समरीज को वो निकाल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से यकीनन एक कदम यकीनी की कैफियत है। यकीनन एक पंजाब हुकूमत मुकम्मल होकर चल नहीं पा रही, वजूहत उसकी वो है, उनको कैलकुलेट करने की जरूरत है। बाकी ये बात बहरल है, अगर वो कह रहे हैं फैसल साहब तो उनके पास यकीनन खबर होगी, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर मैं तो ये बात का हामी हूँ मलिक साहब कि हमें मुश्किल फैसले लेने चाहिए, भले उसका नुकसान होता है तो वो नुकसान बुक करें, इसलिए कि फैसले ना लेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। और जो बात ये थी कि जी हम पहले इसके पैसे छोड़ के गए थे, हमने पीएसडीपी में इतना कट करना था, हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से इतने पैसे लेने थे,
उसमें कोई सदाकत नहीं है। आप खुद इकोनॉमी को बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। अगर, और दुरुस्त कहा आपने कि अगर वो पैसे पड़े होते और सेविंग आई होती तो हमें IMF जो है वो हमारा प्रोग्राम बंद ना करता। और ये जो इस वक्त सूरत हाल, फिर तो कोई फैसला करने का मसला है ही नहीं अगर सेविंग पड़ी है। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से एक बीपर करना चाहता हूँ। डॉक्टर अशफाक हसन खान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, सुबह पहुँच गया है और एक बेयकीनी मौजूद है, सियासी बेयकीनी भी और इक़्तिसादी मैदान में भी है कि IMF पता नहीं हमारे साथ आ रहा है कि नहीं, दोस्त ममालिक से पैसे मिलेंगे कि नहीं, दबाव मौजूद है, रिजर्व भी कम है। नदीम साहब दुआ करें, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 200 है, ये 250 हो जाते तो कौन क्या कर लेता। ना आप कुछ कर सकते थे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि नोबडी इज इंचार्ज। कोई किसी इतने 7 हफ्ते 8 हफ्ते होने वाले होंगे, क्या पॉलिसी लिया है हमने इसको एड्रेस करने के लिए। आए दिन हर रोज 2 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है। किसी ने तवज्जो देने की कोशिश की है? इधर हर शख्स अपनी सियासत में लगा हुआ है। तो ये जो माहौल है ना जो सियासी, इसमें आप दुनिया के बेस्ट ब्रेन को लाके बैठा दें, IMF का प्रोग्राम नो प्रोग्राम, आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हो गई है, इसको इस तरीके से आप इसमें जो जिस तरीके की भी इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे कुछ भी नहीं होगा। आपने जब ये कहा कि ये नहीं पता चलता कि इंचार्ज कौन है, रुपया रोज गिर रहा है और कोई आगे पॉलिसी नहीं बना रहा, तो ये ऑटो पायलट पे चल रहा है निजाम, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो गया है, ये फ्री फॉर ऑल सिस्टम है। देयर इज नो गवर्नमेंट, मेरे नजदीक कोई गवर्नमेंट है नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट होती तो एक्शन लेती कि भाई व्हाट इज हैपनिंग। अगर 7-8 हफ्ते में कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये कि इसको डेलिबरेटली पहुंचाया जा रहा है कि जहां पहुंचना जाए पहुंच जाए, जितनी बर्बादी हो सकती है बिल्कुल हो जाए। तो सर आपके ख्याल में क्या एक्शन लेने चाहिए थे? टेकिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब जानबूझ के हम खराब कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को। क्या एक्शन लेने चाहिए थे डॉक्टर अशफाक साहब जो नहीं लिए गए? बहुत कुछ करना चाहिए था। सबसे पहले तो आप ये शो करते कि यू आर इंचार्ज, और फिर क्या करते, फिर क्या फैसला लेते इंचार्ज बन के? भाई आप जो आपने आज मैंने देखा कि कुछ इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन वगैरह पे बात हो रही है, ये इसके लिए 7-8 हफ्ते लगते थे इस काम के लिए। ये आप बिल्कुल उस वक्त नालायकी थी, ये जो टाइम गुजारा गया नालायकी थी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन इंपोर्ट कर्टेल करने के अलावा भी कोई पॉलिटिकल ऑप्शन, कोई इकोनॉमिक ऑप्शंस थी जो इनको पहले दिन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए थी ताकि रुपए करना चाहिए था। देखिए बहुत कुछ करना चाहिए था। सबसे पहले जो गलती की है, ये 6 डेज ऑफ वीक में चले गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 35 मिलियन लीटर पर डे हमारा कंजम्पशन है पेट्रोल का और 30 मिलियन लीटर पर डे कंजम्पशन है डीजल का। आपने 5 दिन से 6 दिन कर दिया और ये ट्रकें भी चले, बसें भी चले, वैगन भी चले, मोटरसाइकिल भी चले, गाड़ियां भी चले, दफ्तर भी खुले, इलेक्ट्रिसिटी भी चले, एयर कंडीशन भी चले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? क्या चीज? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। आप डिस्करेज करें, इससे ज्यादा जो फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ, गो बैक टू 5 डेज, गो बैक टू 5 डेज इमीडिएटली। इसमें कोई टाइम आपको नहीं लगेगा, अनाउंसमेंट चाहिए। और विद इन 5 डेज 1 डे वर्क फ्रॉम होम। हम सब आदी हो चुके हैं, इस पैंडेमिक ने हमें ये रास्ता भी सिखा दिया कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। आप सफर पे पाबंदी लगाएं। $150 मिलियन से ज्यादा हमारा मंथली ट्रैवल का बिल है। बिल्कुल डॉक्टर अशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको लगता है कि हुकूमत बहुत कमजोर पांव पे खड़ी है इसीलिए रुपए की ये सूरत हाल है? देखें जी, मैं एक जुमले में और एक जुमले में 2-3 बातें करूंगा। एक जुमले में पहली बात, मैं समझता हूं हुकूमत है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हुकूमत है, अगर आप मफरूज़े पे बात कर लें, अगर हुकूमत है, मैं ये आपको पिछले सवाल के जवाब में वक्फे से पहले वो मेरी आखिरी हिस्सा कट गया, मैं कहना चाह रहा था कि हमारे पास, आप चलें हमसे डिसएग्री कर लें कि अनफंडेड है, फंडेड है, व्हाटएवर, हमारे पास अगस्त 2023 तक का प्लान मौजूद था। ये हुकूमत किसी प्लान के बगैर आई, कोई होमवर्क नहीं था, कोई प्लान, एक हदफ था कि इमरान खान को हटाना है, रेजीम चेंज करनी है,
कोई प्लान नहीं लेके आए। और मैं अशफाक हसन खान साहब, अच्छी बात है आपके शो पे आए हुए हैं, और ये कोई हमारे इतने बड़े वो सपोर्टर नहीं है हमारी गवर्नमेंट के, हमारी पॉलिसीज़ के, लेकिन मैं इन्हीं की तशबीह देता हूँ। इन्होंने कहा इकॉनमी के बारे में कि जब हुकूमत हमारी चल रही थी तो कम से कम ट्रेन पटड़ी के ऊपर थी। इस पे इख्तलाफ हो सकता था कि वो 20 किलोमीटर पे चल रही है, 30 किलोमीटर फी घंटा पे चल रही है, या 50 पे चल रही है। मैं तो कहूँगा 50-60 पे चल रही थी, हमारे मुखालिफ कहेंगे 20-30, और चल तो रही थी। इन्होंने आके, ये अशफाक साहब के अल्फाज हैं, इसको पटड़ी से ही उतार दिया। आप देख रहे हैं एक महीने में 22 रुपए जो है डॉलर गिरा है। आपने बताया ना कि जब वो 127 पे केयर टेकर छोड़ के गए थे, और हमारे में वो 100 कितने हो गया, 180 या जितना भी, आप 189 पे छोड़ के गए थे सर। अपना रेट याद रखिएगा, योर लास्ट डे इन ऑफिस 189 टू $1। वो लास्ट डे इन ऑफिस। आप मैं बड़े रिस्पेक्टफुली ये कहूँगा कि प्लीज़ आपको आखिरी 3-4 हफ्तों को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी इस सारे प्रोसेस ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसलिए मैं ये कहेंगे हमारे पहले 3-4 हफ्ते माइनस कर दो, ये किसे में डाल दो। 189 पे आप छोड़ के गए थे, आज 200 रुपये, 11 रुपये गिरा चुके हैं, और इसमें नालायकी शामिल है पीएमएलएन की हुकूमत की। चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनके 22 रुपए इनके वक्त से गया है, जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला, एक महीने में। हमारा अगर आप गिन भी लें, चलें जो 60 रुपए गिन लें, वो 3.5 साल में हुआ है। एक महीने में ये अगर ये 2023 के अगस्त तक रहे, खुदा ना खास्ता अगर रहे, तो ये 400 पे छोड़ के जाएंगे डॉलर को। पता नहीं, ये अशफाक साहब अभी होते तो बताते कि कितने पे छोड़ के जाएंगे। वैसे वो पेशीन गोई करना पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, एक अगर आप इजाजत दें छोटा सा लतीफ़ा सुना दूं, एक तशबीह के तौर पे। सर वो लतीफ़ा सुनाइएगा कि कायरा साहब को नागवार ना गुजरे। नहीं, कायरा साहब को नागवार नहीं गुजरेगा। वो एक हवाई जहाज में कुछ मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं, वो इनको ऑफेंसिव नहीं लगेगा। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, हवाई जहाज में मुसाफिर जा रहे होते हैं, एक मुसाफिर के पास एक तोता भी होता है। तो वो तोता जो है ना, वो बदतमीजी करता है फ्लाइट अटेंडेंट के साथ, खातून होती है, बदतमीजी, वो ऊंच नीच हो जाती है। वो कप्तान को पता लगता है, वो कहता है कि जी अब कोई मुसाफिर अगर बदतमीजी करेगा तो उसको हम जहाज से बाहर फेंक देंगे, समेत इस तोते के जिसने पहले बदतमीजी की है। तो वो होता क्या है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट दोबारा गुजरती है, तो एक मुसाफिर मेरे आपके जैसा, वो भी कोई सफ़र में वो स्ट्रेस होती है, कोई इश्तिहाल में आ जाता है, वो भी कोई बदतमीजी कर देता है। वो कप्तान दोनों, तोते को भी और उस मुसाफिर को भी, दोनों को बाहर फेंक देता है। अब वो बाहर हवाई जहाज से चले जाते हैं, और वो तोता जो है वो तो मज़े से उड़ रहा है, और वो फ्री फॉल में इंसान जो है नीचे गिर रहा है, तोता साथ साथ चल रहा है। तोता उसको कहता है इंसान को कि ओए तुमको उड़ना आता है? तो वो आदमी कहता है नहीं। तो तोता कहता है तुमने पंगा क्यों लिया था? तो अब ये देख लें, इनको चलानी आ नहीं रही, चल इनसे रही नहीं है, ये पंगा क्यों लिया था? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो गड़बड़, ये जो अदम इस्तेहकाम, ये जो बेयकीनी, ये सारे अल्फाज जो फैसल सब्जवारी साहब नाराज होने से पहले कह रहे थे, कप्तान ने कार्रवाई ना हुई होती, ये अदम एतमाद ना हुई होती, तो ये ना होता जो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास प्लान था। कैप्टन ने ये फैसला नहीं किया कि तोते के साथ इंसान को बाहर फेंकना, अभी यहाँ कैप्टन ने ये फैसला नहीं किया। अब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे पूछेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने आज दरामदात कम करने के हवाले से एक लिस्ट जारी की है कि ये सामान्य तयश है, इसकी इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस डॉलर्स का ना होना है, और यही क्राइसिस है जो रुपए के ऊपर दबाव का सबब बन रहा है, और साथ वो सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा है। क्या ये इकदाम काफ़ी होंगे, या इससे हट के भी हमें कुछ और इकदाम लेने की ज़रूरत है? IMF का प्रोग्राम जिसके ऊपर बातचीत का अमल इस वक्त दोहा में जारी है, क्या वो हम रिस्टोर कर पाएंगे? उसके लिए तेल की कीमतों में इजाफा करना ज़रूरी है। तो इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुन लीजिए वो इम्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन आयद किया गया है उस पर क्या कहती हैं। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। और इसके अंदर फूड आइटम्स हैं, इसके अंदर तज़ीनो आराइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके अंदर तमाम इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बैन कर दी गई हैं। ये हर वो चीज़ करनी चाहिए, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स इसको कहना चाहिए, क्योंकि आपको तेल मंगवाना है, उसके ऊपर डॉक्टर शवाग ने कहा कि वहाँ सोच विचार ये करनी चाहिए कि तेल की कम खपत कैसे हो, खपत को बढ़ाएं नहीं। तो 5 डेज़ वर्किंग वीक हमारे यहाँ चल रहा था, उसको चेंज नहीं करना चाहिए था।
1 डे वर्क फ्रॉम होम जिस पे वो कह रहे हैं, वो भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तेल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं है। इस वक्त क्राइसिस सबसे बड़ा डॉलर्स का ना होना है। अदरवाइज इकॉनमी में यहाँ ज़राअत के ऊपर इकॉनमी आपकी चल रही है, टेक्सटाइल के लिए भी कपास आप कुछ लोकल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एक क्राइसिस है कि आप डॉलर छाप नहीं सकते। डॉलर आप कमाते हैं अपनी बरामदात के ज़रिए, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसके नतीजे में, या रिमिटेंसेस की शक्ल में। वो एड्रेस हम नहीं कर पाए चैलेंज, तो उसी के नतीजे में हमारे जो गैर मुल्की कर्जे हैं उसका बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है और हमें एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और इससे बाहर निकलने के लिए फ़ैसला आज करना पड़ेगा। रुपए की कीमत अभी 200 नहीं होनी चाहिए थी। रुपया बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल में, और उस वक्त भी इन डिसीजन पहले 8 माह का जो था, जिसमें असद उमर फैसला ले नहीं पाए कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना, और फिर फैसला किया किसने, हफीज़ शेख ने, उन शराइत के ऊपर जो IMF चाहती थी। वो पाकिस्तान का मफाद उसमें यकीनन वाबस्ता नहीं हो सकता। उसमें वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट देते हुए एक टिपिकल माइंड सेट है IMF और वर्ल्ड बैंक का। वो अपना लिखा हुआ आपको प्रोग्राम देते हैं कि ये चीज़ें हैं। अगर तो आप तगड़े निगोशिएटर हों, आपको अपने लोकल हालात से वाकफियत हो कि आपकी इंडस्ट्री ज़राअत को और पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या दरकार है, तो आप अपनी शराइत डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। लेकिन उसके लिए वल्नरेबिलिटी लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, जो PTI ने भी बढ़ा लिया 8 माह इंतज़ार करके, नून लीग ने भी बढ़ा लिया ये 6 हफ्ते गुजार के या 8 हफ्ते 7 हफ्ते गुजार के। आपको डे 1 डिसीजन लेने चाहिए अप फ्रंट और तगड़े कदमों के ऊपर जाके निगोशिएट करना चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद में हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।